चलिए, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। इस बार दिया आप लोगों ने? दिया था। इस बार नहीं दिया, आपने दिया था। कैसा रहा? अच्छा, टेक्निकल मिस्टेक। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो बहुत बढ़िया। मतलब बीपीएससी की अगर हम बात करें तो बीपीएससी के संदर्भ में सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार एग्जाम ये लोग ले रहे हैं, है ना। और लगातार एग्जाम लेने से आप लोगों का भी एक मनोबल बढ़ा रहता है, स्टूडेंट तैयारी में खूब बढ़िया से रहता है। तो ये बढ़िया अवसर है। अगर यूपीएससी के बाद में हम देखते हैं तो ये लगातार दे रहा है रिजल्ट आपको, हमेशा और समय पे। इस बार तो थोड़ा सा पेपर लीक होने के कारण, नहीं तो जनरली ये दे रहा अपना रिजल्ट। और आगे का भी 68, जैसे हम लोग मिले हैं इस समय किसके लिए? 68 के लिए ना। और 68 प्रीलिम्स एग्जाम की अगर हम बात करें तो 8 जनवरी को एग्जाम डिक्लेयर इसका घोषित है, डेट घोषित है, और मेरे ख्याल से ले लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा। इसलिए तैयारी में समय ये मत समझिए कि अभी जनवरी आने वाला है और जनवरी आएगा तो उसके पहले 1 महीना 2 महीना पहले हम तैयारी शुरू करेंगे ना। पढ़ने के लिए अगर देखा जाए तो समय बहुत कम है ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको जो प्लान किए हैं 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, इसको 2 हिस्सों में, जैसे अभी हम आज से जो क्लास शुरू किए हैं ये तो 2 घंटे आपकी पर डे क्लास चलेगी, ठीक है। 4 नवंबर से हम ये क्लास 2 घंटे और प्लस 2 घंटे यानी 4 घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है। तभी हम लोग जनवरी वाला एग्जाम से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ये अगर भागना होता तब तो हम 2 माह में भी इसको खत्म कर सकते थे 2 घंटे के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब तक हम लोग डिटेल नहीं काम करेंगे तब तक प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं निकलेगा। और बीपीएससी तो अब दिन पर दिन एकदम टफ होते जा रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। जैसे इसी बार बीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर आप लोगों ने देखा, आप तो दिया, आप देखे थे पेपर इस बार वाला 67वीं का? हाँ, पेपर देखा था। कितने टेक्निकल इसमें चेंजेस किया है इसने। जैसे आमतौर पे विकल्प सेम रहता था, सीरीज चेंज हुआ तो नंबरिंग चेंज हो जाता था, लेकिन विकल्प में कोई परिवर्तन नहीं करता था। इस बार इन्होंने विकल्प को भी आपस में चेंज कर दिया है। नहीं, अगर जैसे वही सी सेट है और किसी क्वेश्चन का आंसर सपोज दैट सी हुआ तो डी में अब जाइएगा तो सी नहीं है, या तो वहां पे डी है या फिर बी है या फिर ए है, यानी उसको भी, विकल्प को भी चेंज किया है। ये कठिन हो गया, और कठिन होने के कारण इसका मतलब ये हुआ कि आप चोरी करने में सक्षम अब नहीं हो पाए। नहीं होता एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि हाँ बताओ इसका क्या होगा। नहीं, इस तरह से करना मुश्किल हो गया। अब इस बार किया है तो आगे भी ये कंटिन्यू निश्चित रूप से रखेगा। नहीं तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा अब एकदम तरीके से काम करना पड़ेगा, और डिटेल जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक बात है। हमारे ध्येय टीम ने पहली बार, मतलब ये बीपीएससी का हम लोग क्लास, लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज तो हमारे यहाँ बहुत पहले से चला आ रहा है, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, और उसमें काफ़ी बेहतर रिजल्ट भी हम लोगों ने दिया है। यूपी पीसीएस में लगातार हम लोगों ने 6 बार फर्स्ट रैंक दिया है, और आईएएस का तो संस्थान है ही, तो आप जान रहे हैं कि आईएएस में तो हमारे अच्छे खासे रिजल्ट होते हैं। और इसमें हम लोग यूपी पीसीएस में भी 6 बार लगातार फर्स्ट रैंक देने के बाद अब ध्येय टीम पूरी तरह से बीपीएससी के लिए भी समर्पित है, और इसमें भी हम लोग वही अपना प्रदर्शन दोहराने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन यह प्रदर्शन तभी हम दोहरा पाएंगे जब आप लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, है कि ना। जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक कोई काम बहुत मुश्किल है। क्लियर है? जितने भी सेगमेंट हैं हमारे इस बीपीएससी में जो भी आने वाले हैं प्रीलिम्स के, सबके लिए हमारे पास एकदम एक्सपर्ट फैकल्टी आपको मिलेंगे जो बेहतर तरीके से और एकदम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हम लोग देंगे। तभी हम लोगों ने 4 घंटे के किया है ताकि कोई पोर्शन छूटे ना, और खूब डिटेल से हम लोग दें। तो अभी तो हम लोग थोड़ा स्लो में चलेंगे। स्लो में चलने के पीछे आप जान रहे हैं कि फेस्टिव मंथ है ये, बहुत सारे बच्चे तो अभी पीसीएस देने के बाद में आए ही नहीं है, तो वो लोग दशहरा के बाद में, छठ के बाद में लौटेंगे। तो उस समय से अपनी क्लासेस एकदम 4 घंटे की कंटिन्यूटी में रहेगी। जिन बच्चों का ऑफलाइन में क्लासेस अगर छूट जाता है तो उनके लिए ऑफलाइन की पूरी व्यवस्था है, आराम से वहां बैकअप अपना ले सकते हैं, वो देख सकते हैं हमारे ऐप पे। नहीं, आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे, मैं जो शुरू करूंगा वो बेसिकली हिस्ट्री से शुरू करूंगा, ठीक। और हिस्ट्री का योगदान तो आप जान ही रहे हैं कि कितना शानदार है, क्योंकि इसके बिना तो बीपीएससी निकालना
मतलब मुश्किल है। ऐसा कोई भी साल नहीं है जहां पे हिस्ट्री से क्वेश्चन कम रहा हो। एक चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखिए जरा, इसको ध्यान दीजिएगा इस पर। मैंने इसमें 39 से लेकर और 66वीं तक का एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। आप अगर देखें इसमें कुल मिला जुलाकर आप देखिएगा तो हमेशा 30 से लेकर 40 के बीच में क्वेश्चंस हिस्ट्री के रहते हैं। इस बार भी अगर हम देखें, यानी ये 67वीं अगर हम बीपीएससी की बात करें, 29 आए हैं, हाँ मैं बता रहा हूं। अगर एग्जैक्ट देखें ना इसमें 67वीं में अभी मैं देख तो 35 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 67वीं में हिस्ट्री से 35 क्वेश्चंस हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा अभी भी ट्रेंड उसका वही है, मॉडर्न इंडिया ज्यादा पूछा। हालांकि इस बार थोड़ा सा चेंजेस किया था कि हिस्ट्री को भी हम लोग एंशिएंट और मेडिवल और मॉडर्न में जब बांटते हैं तो इसमें हम लोग ये देखते थे कि एंशिएंट से क्वेश्चन रहता था और मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन रहता था, लेकिन मध्यकाल से क्वेश्चन बहुत कम होता था। देखे होंगे ना आप लोग इस तरह से। इस बार थोड़ा सा इसमें भी चेंज किया, मॉडर्न इंडिया जितना पूछता था उतना पूछता रहा और एंशिएंट और मेडिवल को बराबर कर दिया। जितना एंशिएंट से पूछा उतना मेडिवल से पूछा। 5-5 क्वेश्चन एंशिएंट मेडिवल से लगभग है और बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको 25 क्वेश्चंस सीधे मॉडर्न इंडिया से ना। लेकिन ये भी याद रखिए कि इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि यह ट्रेंड एकदम हमेशा ऐसा ही चलेगा, क्योंकि ये चेंज करते रहता है। हो सकता है 68वीं में आप देखें कि मध्यकाल से क्वेश्चन बढ़ा दे या फिर से एंशिएंट से क्वेश्चन बढ़ा दे, मॉडर्न से कम कर दे या बिहार स्पेशल वाला क्वेश्चन की संख्या ज्यादा बढ़ा दे। इसलिए किसी एक पैटर्न पे चलने की आवश्यकता नहीं होती, आपको यहां पे हमेशा चेंजेस करने ही पड़ेंगे। यानी इसका चेंजेस हमारा कहने का मतलब यह है कि आपको हर हाल में क्या करना होगा, तीनों पोर्शन पे बराबर ध्यान देना होगा, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे वो मेडिवल हो और चाहे एंशिएंट हो, चाहे मेडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो, तीनों पर हम लोग बराबर फोकस करेंगे, तभी काम बनेगा। इस बार भी जो आया है क्वेश्चन 35 में, इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो अपने क्लास से ना मिला हो, सारे क्वेश्चन क्लास से मिले हैं। एक अच्छी नेचर ये है कि इस बार थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है और सबसे ज्यादा तो आप लोगों को याद होगा, परेशान करता होगा ई वाला, है ना। भले कहने के लिए बीपीएससी में कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन निगेटिव मार्किंग से ज्यादा खतरनाक है इसका ई वाला पोर्शन। तो ई वाला पोर्शन यहाँ पे पूछता है, वो आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन करता है। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि बेहतर तरीके से, खूब बढ़िया से जब तक अध्ययन आप नहीं करेंगे तब तक काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक। खैर, ये बात बाकी हम लोग बीच बीच में और फिर रणनीति वगैरह पे हम सब चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ अपना टॉपिक शुरू करते हैं, देखते हैं। क्लियर है। मैं आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न की बात करूं तो इसमें हम आपको एंशिएंट और मेडिवल पहले मेरा प्रयास रहेगा कि दीपावली से पहले इसको हम लोग कंप्लीट करें। अगर कुछ बच जाता है तो फिर दीपावली के बाद और फिर मॉडर्न इंडिया को कंटिन्यू किया जाएगा। नहीं तो हम लोग शुरू करेंगे एंशिएंट और मेडिवल से। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझदारी ले ले, एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हुए चले। पहले जैसे आप लोग हिस्ट्री, अगर इतिहास की बात करें, कैसा लगता है आप लोगों को पढ़कर, पहले ये बताइए। बोरिंग लगता है, कठिन लगता है, या पढ़ने का मन करता है? फैक्ट्स याद नहीं होते, इसलिए ये थोड़ा सा हम लोगों को समस्या कर देता है और लगता है कि पता ना हम लोग क्या करें, कैसे करें इसको, यही रहता है ना। हाँ, तो यहाँ पे एकदम ये सब चीजों से परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है और घबराइए बिल्कुल भी नहीं। इतना घबराएंगे तो फिर काम बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे फैक्ट्स भी होंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि वो जैसे एग्जामिनर पागल हो चुका है और जो मन किया वही पूछ दे रहा है, ऐसा नहीं है। हर चीज के बीच में कुछ ना कुछ रिलेवेंसी छिपी रहती है, इसलिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से आप घबराने का प्रयास बिल्कुल ना करें, ना घबराएं। नाम से भी आप लोग परेशान होते हैं कि बहुत सारे नाम होते हैं, खास करके अगर साउथ इंडिया में हम चले जाएं तो इतने खतरनाक टाइप के नाम मिलेंगे कि परेशानी होने लगती है कि कैसे याद करें इन सारे नामों को। तो ये भी आपको बहुत परेशान होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है।
उतना भी हम लोगों को एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरफ फोकस नहीं करना है कि एकदम व्यर्थ टाइप के फैक्ट हम रटते चले जाएं। जैसे मार्केट में आप देखेंगे गाइड होते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं और उसमें आमतौर पे यही बात की जाती है ना। यहां ऐसे नहीं। इतिहास को अगर हम देखें तो इसे हम लोग 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं। नहीं, 3 हिस्सों में हम बांटते हैं। एक को कहते हैं एंशिएंट यानी प्राचीन। हम लोग यहां कंप्लीट नोट्स बनवाएंगे, ठीक है, तो साथ साथ आप लोग अपना नोट्स भी कंप्लीट करते चलिएगा, बनाते चलिएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं मेडिवल इंडिया यानी मध्यकाल। तीसरा हम लोग देखते हैं मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक काल। यही होता है ना, 3 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। अब अगर इतिहास को तरीके से अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि ये बेसिकली एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये कोई डिवीजन है ही नहीं। ये सिर्फ हम लोगों ने नाम एक्सेप्ट किया है अपनी सुविधाओं के लिए, ताकि आसानी से हमें याद हो सके। अब देखो ना, इतना बड़ा सिलेबस था, इतने बड़े सिलेबस को हम लोगों ने 3 हिस्सों में बांट दिया, ठीक, और इसलिए बांट दिया ताकि इसको हम आसानी से याद कर सके, और दूसरा कुछ नहीं। अदरवाइज इतिहासकारों के हिसाब से या आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के आधार पे, कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर हम देखें तो ये सच पूछा जाए तो इतिहास का कोई डिवीजन है ही नहीं। वैसे भी आप समझिए कि अगर हमने मान लीजिए इसको एंशिएंट मान लिया, इसको मेडिवल मान लिया, इसको मॉडर्न मान लिया, तो एक बात बताइए, जब ये अपने समय का, कैसे हम इसको कह सकते हैं प्राचीन, अपने समय में ये आधुनिक होगा कि नहीं? ये भी अपने समय का आधुनिक होगा कि नहीं? और ये भी अपने समय का आधुनिक होगा। तो इसको ऐसे हम प्राचीन, मध्य और आधुनिक कहने से हमें नहीं लगता कि ये ठीक बात यहां पे होगी। ये ठीक बात बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह से सिंपली कह लीजिए कि ये ब्रिटिश इतिहासकारों ने बेसिकली ये डिवाइड किया, और उनका डिवाइड करने का उद्देश्य था अपना औपनिवेशिक हितों को स्थापित करना। बस में रहना, यानी ब्रिटिश इंटरेस्ट को एक तरह से फुलफिल करना था। हमारे इतिहास को खराब दिखाना था, हमें नीचा दिखाने के लिए इन लोगों ने प्राचीन, मध्य और आधुनिक जैसे कॉन्सेप्ट लेकर यहां पे आए थे। क्लियर है? लेकिन अब जब प्रश्न बनता है, जब ये क्वेश्चन आ ही गया, यहां पे लिख ही दिया गया, अगर पूछ लिया जाए कि जब हम नहीं मानते और इतिहास के हिसाब से ये सही नहीं है, तो फिर आखिर हमने इसको क्यों ऐसा किया? प्राचीन, मध्य और आधुनिक आज भी हमारी किताबों पर लिखा रहता है, नहीं लिखना चाहिए। ओनली ड्यू टू कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है, ठीक। ये मैं कुछ नहीं कह रहा, ये जो भी कह रहे हैं बेसिकली अंग्रेज कह रहे हैं, और उनके मुताबिक मैं बताऊं, इन लोगों ने कहा कि ये प्राचीन काल है, और प्राचीन काल मतलब भेदभाव से भरा हुआ काल था। जैसे आपको याद होगा कि इस समय 4 वर्णों की स्थिति आपको याद होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी प्राचीन काल का इतिहास आप देखेंगे तो इसी 4 वर्गों में यह विभक्त आपको दिखाई देता है। इसी 4 वर्गों में विभक्त आपको दिखाई देता है। क्लियर है? और 4 वर्गों में विभक्त दिखाई देने के कारण ही इसे भेदभाव, यहां पे ऊंच नीच, छुआछूत की भावनाएं सब थी। इस आधार पर इन लोगों ने कहा कि ना, ये काल ठीक नहीं है, बल्कि ये तो बेकार काल है, ये तो प्राचीन काल है, ये बेकार काल है। फिर कहा जरा यहां देखिए, 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है, नहीं, और यहां आने के बाद में यहां तो और बहुत सारी समस्याएं, एक पहले से संस्कृति, एक नई संस्कृति। जब भी 2 संस्कृतियां आपस में टकराएंगी तो गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट होता ही होता है, मालूम है ना। यानी गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट कहने का मतलब कुछ एक्सेप्ट करेंगे, कुछ रिजेक्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो भाईचारा बढ़ेगी, और रिजेक्ट करेंगे तो संघर्ष बढ़ेगा। तो ये दोनों स्थितियां रहा, तो कहा ये भी काल ठीक नहीं है। बोला सबसे बढ़िया काल कौन है? तो कहा कि ये है। कौन? आधुनिक काल। समझ रहे क्यों? चूंकि हम हैं इसलिए यही काल सबसे बेहतर है। खैर, ये उन लोगों ने कहा, और हम लोग इसको बहुत स्वीकार करते भी नहीं है फिर भी। लेकिन एक पीटी में क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर हमने प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा भी, तो आखिर एक कोई टाइमलाइन तो दिए होंगे कि कब से लेकर कब तक प्राचीन। तो यहां पे लिखिएगा कि प्राचीन काल की शुरुआत होती है एडवेंट ऑफ मैन, यानी मानव के आगमन से लेकर
712 एडी तक के काल को हम लोग प्राचीन भारत मानते हैं या प्राचीन काल कहते हैं। मानव के आगमन से लेकर 712 तक के काल को हम लोग प्राचीन काल कहते हैं। फिर यहां पे 712 एडी में आपको याद होगा मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। यहां से लेकर कुछ विद्वान 1707 और कुछ विद्वान 1757 मानते हैं। आप लोग इसे माने तो ज्यादा ठीक है। 1757 तक मध्यकाल कहा जाता है और 1757 इस समय क्या हुआ, इस समय बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध से लेकर और 1947 तक के काल को हम लोग आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक रफली एक तरह से मैंने आप लोगों को यहां पे बताया कि ये प्राचीन, मध्य और आधुनिक अगर है भी तो कब से लेकर कब तक है। हाँ नहीं, औरंगजेब के मरने के बाद में असल में उसके बाद में आप देखेंगे तो प्री मॉडर्न फेज माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1707 में औरंगजेब मरा लेकिन मुगलिया हुकूमत खत्म नहीं हुई। मुगलिया हुकूमत से एक तरह से कहिए कि शासन की स्थापना अंग्रेजों की देखें तो 1757 है। अंग्रेज तो भारत में पहले ही आ चुके हैं, है ना, लेकिन उनको सत्ता पहली बार प्राप्त कब हो रही है उत्तर भारत में, इसी 1757 में, है ना। प्लासी का जब युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध में आपको याद होगा बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला पराजित और मारा जाता है और बंगाल में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत स्थापित हो जाती है ना। तो एक सत्ता उनका जब से प्राप्त हुआ तब से हम लोग मानेंगे। और 1757 से लेकर 1857 यानी 100 साल, 100 सालों में तो अंग्रेज अपने आप को धीरे धीरे इतना मजबूत कर लिए कि इतना व्यापक विद्रोह हमारा होने के बावजूद भी उसको क्रश कर दिया, उन लोगों ने दबा दिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 200 वर्षों मतलब उनका मेन जो रूलिंग एक तरह से आप कह सकते हैं कि जहां पे वो पावरफुल ज्यादा रूप है। अब आते ही थोड़े हो गए। 1757 में पहली बार बंगाल की विजय करते, बंगाल के जीतने के बाद में फिर आप देखेंगे कि वो लोग साउथ की तरफ मूव करेंगे ना, मैसूर को पराजित करेंगे, मराठों को पराजित करेंगे, फिर पंजाब को इन लोगों ने जीता ना। तो यहां तक आते आते अंतिम इनका विजय एक तरह से पंजाब है। पंजाब जीतने के बाद लगभग 67-68% तक हिस्सा भारत का इनके कब्जे में आ जाएगा, है ना। और एकदम ओरिजिनली अगर इनकी हुकूमत की शुरुआत अगर हम माने ना तो जैसे 1857 होता है, 57 के बाद में अब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, अब ये खत्म हो गई और सीधे क्राउन की सत्ता स्थापित हो गया, यानी डायरेक्ट रूल हो गया अंग्रेजों का। नहीं तो वहां से लेकर चले जाते हैं लोग। तो यहां से हम देखें ये तो एक सिंपल, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जब अगर ये डिवीजन हम स्वीकार नहीं करते तो फिर कौन सा डिवीजन है जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यानी राइटिंग स्किल के आधार पर जिस विभाजन को हम स्वीकार करते हैं उसे हम लोग कुछ और नाम से जानते हैं, है ना। तो एक दूसरा अपना स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहेंगे प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, जिसे आद्य इतिहास कहते हैं, प्राग इतिहास कहते हैं, आद्य इतिहास कहते हैं और तीसरा ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्लियर है। तो उससे पहले थोड़ा सा ये आप लोग लिखते चलिएगा। ये जो डिवीजन हुआ ना ये बेसिकली इनका किया हुआ है। इतिहास का वर्गीकरण, ठीक है, लिखते जाइएगा। जेम्स मिल ने, ऐसा ही लिखिएगा, जेम्स मिल इन्होंने ही बेसिकली इतिहास का ये डिवीजन किया। और ये जेम्स मिल थे कौन भाई, तो ये स्कॉटिश हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल थियोरिस्ट एंड फिलोसोफर, यानी ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये एक इतिहासकार, अर्थशास्त्री, राजनीतिक सिद्धांतकार और दार्शनिक थे। देखिए यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। दार्शनिक थे। इन्होंने ही एक किताब लिखी
जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास। इन्होंने एक किताब लिखा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास। और इसी पुस्तक में इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया। भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया। इन हिज बुक ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। 3 हिस्सों में इन्होंने बांटा। इसी विभाजन को व्यापक रूप से स्वीकार तो किया गया, लेकिन औपनिवेशिक हितों पर आधारित था, जो मैंने आपको बताया। और यही हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश जो लिखा हुआ था, इसी को बेसिकली बाद में हम लोग प्राचीन, मध्य और आधुनिक के रूप में जाने थे, है ना। दिस डिवीजन वाज वाइडली एक्सेप्टेड बट बेस्ड ऑन कॉलोनियल इंटरेस्ट्स। बाद के इतिहासकारों ने, लिखते जाइएगा, बाद के इतिहासकारों ने इतिहास को प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक या प्राग ऐतिहासिक, प्रोटो ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में विभाजित किया। लेटर हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न और प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। चल रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? हाँ, कॉलोनियल स्टेट। जैसे देखिए ना, कॉलोनी था ना भारत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश अंग्रेजों का, तो कॉलोनी था, तो इसलिए भारत को कॉलोनियल स्टेट कहा जाता है, ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से आप देखेंगे तो इन लोगों ने डिवाइड किया और इसी आधार पर इन लोगों ने इसे विभाजित किया था। क्लियर है? अब जरा हम देखें कि इस बात को हम लोग जो ओरिजिनली डिवीजन है उसको जरा समझें, और अब जो बना रहा हूं उसे बनाइएगा। हिस्ट्री का एक दूसरा चार्ट बनाइए। हिस्ट्री को हम लोग फिर 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री को 3 भाग में हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। एक को कहेंगे प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक काल। दूसरे को हाँ प्रोटो हिस्टोरिक यानी आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरे को हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक काल। 3 हिस्सों में हम लोग बांटे हैं इसे। ओरिजिनल डिवीजन यही है बेसिकली, और ये जो डिवीजन है वो किस पर आधारित है? तो बेस्ड ऑन, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा ये, है ना, बेस्ड ऑन आर्ट ऑफ राइटिंग, है ना, आर्ट ऑफ राइटिंग और स्क्रिप्ट। हिंदी में इसका लिखिएगा कि लेखन कला या लिपि पर आधारित, लेखन कला या लिपि पर आधारित, यह डिवीजन है। लेखन कला या लिपि पर आधारित यह विभाजन है। क्लियर है? प्राग ऐतिहासिक काल। अब यहां पे रटिए मत, डिफिनेशन मत रटिए, इसको खाली समझिए कि आखिर वो कौन से विशेषताएं थी। अगर विशेषता बढ़िया से समझ गए तो फिर किसी भी टॉपिक, जैसे यहां से क्वेश्चन पहले मैं बता दूं कि क्या पूछता है। जैसे पीसीएस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में यहां से एक क्वेश्चन पूछा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन निम्न में से किससे संबंधित है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड टू इन विच पीरियड।
और तब उसमें 4 विकल्प दिया आपको, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, नन ऑफ दिस। ठीक है, ऐसा ही आपको वैदिक काल से पूछे, ऐसा ही आपसे इंडस से पूछे, ऐसा ही मौर्य हो जाए, पोस्ट मौर्य हो जाए, मौर्योत्तर, ये सब जो भी हो, कोई भी टॉपिक का नाम देकर इस तरह से पूछ सकता है। तो ऐसे अगर याद करना पड़े कि ये वाला इसमें आएगा, ये वाला इसमें आएगा, ये वाला इसमें आएगा, तो बड़ा कठिन है, क्योंकि इतिहास में तो बहुत सारे टॉपिक हैं। तो क्यों ना इनको हम लोग विशेषता के आधार पर, इनके कैरेक्टर के आधार पर इनको समझ ले, ताकि आसानी से हम लोग इसे बता सके कि कौन किस हिस्से में आएगा। यानी एक लाइन में लिखिए कि प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहेंगे जिसके बारे में जानकारी का सोर्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही होगा और कुछ भी नहीं होगा, और वो होगा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। क्या होगा? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। आर्कियोलॉजिकल, अभी समझाऊंगा ये क्या होता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस यानी पुरातात्विक साक्ष्य, यानी पुरातात्विक साक्ष्य। क्लियर है? अब मन में आ रहा होगा कि आखिर ये पुरातात्विक क्या होता है ना? थोड़ा सा रुकिए, पुरातात्विक का पूरा इमेज दिखाऊंगा कि कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं। ठीक, पहले ये लिखिए कि पुरातात्विक साक्ष्य यहां पे होगा एकमात्र जानकारी का सोर्स। इसी आधार पर इस काल के बारे में हम जानेंगे, या इतिहासकारों ने इस काल के बारे में डिफाइन किया या लिखा है। ठीक है, क्या यहां पे रिटन एविडेंस होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे, यानी लिखित साक्ष्य यहां पे नहीं होंगे। लिखित साक्ष्य यहां पे बिल्कुल नहीं होगा, रिटन एविडेंस यहां पे नहीं होगा। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि जब रिटन एविडेंस नहीं है तो इसका मतलब इस समय के लोग अभी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, यानी अनपढ़ थे। इसका मतलब कि लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, इसका मतलब लिपि का विकास नहीं हुआ था, तभी तो ये लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। यानी एक ऐसा काल जहां पे इंसान अभी लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता था, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। और उस काल को लिखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए इतिहासकारों को सिर्फ एक ही सोर्स पर निर्भर रहना होगा, और वो सोर्स है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी पुरातात्विक साक्ष्य। ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। क्लियर है? अब आपसे यहां से जैसे एग्जांपल पूछ ले कि कौन सा काल आ जाएगा, तो हम लिखेंगे स्टोन एज, है ना, यानी पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है, स्टोन एज यानी पाषाण काल इस काल में आता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आद्य ऐतिहासिक जब हम बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है ये बीच वाला काल है, यानी ट्रांजिशन फेज है। इसका मतलब इसमें कुछ प्री हिस्टोरिक कैरेक्टर भी होगा और कुछ नया कैरेक्टर भी होगा, है ना, और वही आधार बनेगा ऐतिहासिक का बेसिकली। तो यहां पे भी हम क्या देखेंगे, आर्कियोलॉजिकल तो होगा, ये तो हर जगह होगा। आज भी अगर इतिहास लिखा जाए, आज भी उत्खनन होते ये मिलेगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो होगा, पुरातात्विक होगा। रिटन होगा क्या? देखिए ऐसे लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं, है ना। लिखित जहां तक आए तो कहिए लिखित तो है लेकिन क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, यानी अस्पष्ट है। नॉट क्लियर यानी अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है यहां पे रिटन। जैसे एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए कि इस काल में, यानी इसका मतलब यह होगा कि इस समय के लोग लिखना और पढ़ना जानते थे, तभी तो रिटन है। लेकिन वो क्या लिखे पढ़े थे उसकी जानकारी हमें नहीं है। इसका मतलब कि अभी तक डेसिफियर नहीं हुआ है, अभी तक उनकी लिपियां पढ़ा नहीं गया है, यानी कोई भी विद्वान अभी तक पढ़ने में सक्षम नहीं हुआ है। तो लिखने मिलने का मतलब, लिपि मिलने का सीधा मतलब है कि लेखन कला इनको पता है, लिखना और पढ़ना ये लोग जानते हैं, बस हम लोग नहीं जान पाए कि अभी तक वो क्या लिखे हैं। आज भी विद्वान इस पर अपना रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। और आपको पता है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लिपियां तो मिली है, लेकिन अभी तक हम लोग उसको नहीं पढ़ पाए हैं। दूसरा वैदिक एज, वैदिक एज यानी वैदिक काल। ये दो टॉपिक इसमें शामिल होते हैं।
ऐतिहासिक युग में देखें तो इसमें क्या लिखिएगा, आर्कियोलॉजिकल तो होगा ही, रिटेन भी होगा, और रिटेन ये बिल्कुल क्लियर होगा, और साथ साथ यहां पे फॉरेन अकाउंट भी होगा, यानी विदेशी विवरण। विदेशी विवरण भी होगा। कहने का मतलब कि इस काल की जानकारी विदेशी भी दे रहे होंगे। और यहां पे एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए तो सीधे लिख दीजिएगा कि आफ्टर 600 BC, आफ्टर 600 BC यानी 600 BC के पश्चात की तमाम घटनाएं हिस्टोरिक एज कही जाती है। ठीक है, 600 BC के बाद की तमाम घटनाएं हम लोग हिस्टोरिक एज के नाम से जानते हैं। छह सौ BC के बाद की यानी प्री मौर्य का काल हो गया, है ना? बुद्धा का काल इसी में आएगा, आफ्टर 600 BC, आफ्टर 600 BC। अब देखिए, अब सब भूल जाइए और एक बात याद रखिए, सिर्फ 3 टॉपिक याद रखिएगा। अब क्लू बता रहा हूं एग्जाम क्रैक करने का, कि यहां से अगर आ जाए कि कौन सा टॉपिक इसमें आता है कोई नाम देकर, तो 3 पॉइंट सिर्फ याद रखिए कि स्टोन एज प्रागैतिहासिक, इंडस और वैदिक प्रोटो हिस्टोरिक, और इन 3 को छोड़कर कोई भी टॉपिक आ जाए आंख बंद करके कहना हिस्टोरिक। जैसे 600 BC के बाद में बुद्धा, यही तो है 600 BC वाला, गौतम बुद्ध हिस्टोरिक, महावीर स्वामी हिस्टोरिक, बिंबिसार हिस्टोरिक, अजातशत्रु हिस्टोरिक। क्लियर है? आगे आगे आ जाइए, मौर्य काल हिस्टोरिक, मौर्योत्तर काल हिस्टोरिक, गुप्ता, गुप्तोत्तर, जितने आ जाए उसके बाद आज तक भी पूछ ले 2022 हिस्टोरिक। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, अंग्रेज, आधुनिक युग, वर्तमान का समय किस युग में आता है, किस में आता है, तो सीधे कहिएगा ऐतिहासिक युग है। क्लियर है? तो आपको याद करने के लिए सिर्फ क्या, एक ये याद करना पड़ा, एक ये याद करना पड़ा, और एक ये याद करना पड़ा। बाकी सबको भूल जाइए, नहीं रटने की कोई जरूरत नहीं। बस ये याद रखना कि यह एक ऐसा काल है, यह एक ऐसा काल है जिसमें मानव अभी लिखना पढ़ना नहीं जानता था। जो कुछ भी था यहाँ के बारे में, यहाँ के जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे, उसी के आधार पर यहाँ का इतिहास लिखा गया। दूसरा वाला में हम देखें कि यहाँ पे एक ऐसा काल जहाँ पे मानव अभी लिखना और पढ़ना तो जान गया था, लिपि का विकास भी हो चुका था, सब कुछ है, लेकिन वो क्या लिखे पढ़े थे उसकी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है, यानी अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। तीसरा आपसे पूछा जाए, एक ऐसा काल जहां पे आर्कियोलॉजिकल भी होगा, साथ साथ रिटेन भी होगा, रिटेन में देसी और विदेशी दोनों होंगे, और इस काल के बारे में पूरी जानकारी एकदम क्लियरली हमें मिल रहा होगा, उस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्लियर है? यही इतिहास का ओरिजिनल डिवीजन माना जाता है। ठीक बात? चलिए, हाँ बिल्कुल, जिस रोज इंडस वैली सिविलाइजेशन की, अब देखिए एक बात, अब आप लोगों का प्रश्न ये होना चाहिए कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो नहीं पढ़ा गया है, लेकिन वैदिक एज के तो सब पढ़ चुके हैं। वैदिक काल में आप देखिए ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद सारे हैं, और सब हम जानते हैं, और हर भाषा में मिलता है, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, सब में मिला है। तो फिर इसको इधर क्यों रखा गया? इसी कारण एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे, क्या लिखा? नॉट क्लियर। नॉट क्लियर का मतलब पढ़ना एक बात होता है और उसका सही सही से मीनिंग निकालना अलग बात होती है। तो भले हम लोग वेदों को पढ़ तो चुके हैं, लेकिन आरंभिक रूप में जब वेद था तो मौखिक था, वर्बल ट्रांसमिशन था, जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मौखिक जा रहा था, है ना? जैसे मैं गुरु हूं, मुझे ऋग्वेद याद है, मैंने अपने शिष्यों को रटा दिया, अपने पुत्रों को रटा दिया, फिर वहां से वो रटा दिया, फिर वहां से वो रटा दिया, तो ऐसे चल रहा था, रिटेन नहीं था। रिटेन तो बाद में कंपाइल किया गया, वैदिक काल के अंतिम फेज में, यानी उत्तर वैदिक काल तक आते आते देखते तब वहां पे इस फेज में इसको कंपाइलेशन किया गया, है ना? अच्छा, दूसरी बात, ये संस्कृत में है, दूसरी संस्कृत में है, और उसके बाद भी क्या है, श्लोक लैंग्वेज में है,
श्लोक में लिखा गया है, कहानी में नहीं लिखा गया है। अब बताओ, कहानी तो समझ में नहीं आता, श्लोक कैसे समझे, और वो भी संस्कृत का श्लोक। अरे हिंदी साहित्य का कविता थोड़े है, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, नहीं, ये तो उस समय का श्लोक, संस्कृत का श्लोक, जो आज भी पढ़ने आ जाएगा, लेकिन उसका ठीक ठीक से मीनिंग निकालना मुश्किल है। तो इसीलिए अगर वेद पढ़ने भी आ रहा है ना, तो सब लोग इसका मीनिंग निकाल नहीं कर पाएंगे। इसी कारण यहां पे हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या, नॉट क्लियर, अस्पष्ट होने के कारण। ठीक, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपियां पढ़ी जा चुकेंगी, जब पढ़ लेंगे विद्वान, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो फिर इसे हम लोग हिस्टोरिक एज में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं, तब तक इधर ही रहेगा ये। अब यहां पे एक चर्चा ये कर ले, यहां पे जैसे आर्कियोलॉजिकल की बात की गई है, पुरातात्विक साक्ष्य, क्योंकि ये बार बार मुझे परेशान करेगा आगे पढ़ाने में। मैं बार बार कहूंगा ये पुरातात्विक एविडेंस मिले हैं, तो मन में आएगा आखिर ये होता क्या है। इसको जरा इमेज के माध्यम से हम लोग समझें, आर्कियोलॉजिकल होता क्या क्या है। दिख रहा है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख आता है, इसमें सिक्के आते हैं, इसमें स्मारक आता है, इसमें मूर्ति कला आता है, और इसमें चित्रकारी और प्लस अवशेष। इतने सारे को हम लोग यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य के नाम से जानते हैं। एकदम ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाते जाइएगा, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य, शिलालेख, नाम से एकदम क्लियर लिख लिए, शिलालेख पीटी टाइप का एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इसको भी आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में नोट डाउन करते चलेंगे कि रिमेन्स यानी अवशेष, सबसे पहले अगर हम बात करें इंस्क्रिप्शन का यानी अभिलेखों की, तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इपिग्राफी यानी शिलालेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है, पुरालेख कहा जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पीसीएस में खूब पूछता है, शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इपिग्राफी कहा जाता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इपिग्राफी। अब ये जो अभिलेख हैं, आखिर ये अभिलेख उस समय क्या जानकारी, ये हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। तो अभिलेख हमारे लिए यूजफुल इसलिए है कि यह अभिलेख जिस समय का होगा, उस समय का ये सामाजिक, उस समय का ये राजनीतिक और उस समय का ये धार्मिक जीवन के बारे में उपयोगी जानकारी दे रहा होगा, है ना। गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ दैट एज, उस समय का। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, अशोक के अभिलेख, खूब नाम सुने होंगे। अब अशोक के जितने अभिलेख हैं वो बेसिकली है क्या, अशोक के आदेश हैं। तो आदेश अगर होगा, अशोक आदेश देगा, तो अगर उसके फील्ड को देखे, क्षेत्र को देखे, तो कितने होंगे, या तो सोशल ऑर्डर होगा, या रिलीजियस होगा, या इकोनॉमिकल हो सकता है, या फिर पॉलिटिकल हो सकता है, यही होगा ना। अगर मान लीजिए उसने सोशल एविडेंस, सोशल फील्ड में अपना आदेश जारी किया, तो हम क्या कहेंगे, इसका सामाजिक क्षेत्र वाला आदेश है। जैसे अशोक अपने प्रथम बृहत शिलालेख में द फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट, उसमें वो कहता है बैन ऑन एनिमल स्लाउटर, पशु हत्या पर रोक की जानकारी देता है। यानी उसने जो प्रतिबंध लगाया है कि पशु हत्याएं अब नहीं होंगी, तो अशोक का आदेश है। लेकिन उससे उस समय के समाज और धर्म की जानकारी मिली कि नहीं मिली, नहीं। यानी मतलब शासक कह रहा है कि हिंसा नहीं करनी है और पशुओं की हिंसा नहीं करनी है, तो पशुओं को बचाना रिलीजियस एस्पेक्ट भी होगा और पशुओं को बचाना सामाजिक एस्पेक्ट भी होगा, नहीं। ये जानकारी यहां से हमें देता है। दूसरी बात, एक शासक के क्षेत्र में शिलालेख सदैव अंकित रहते हैं, यानी ये जो शिलालेख होता है वो शासक के क्षेत्र में ही होता है,
बाहर नहीं होता। अब जैसे मान लो कि ये वाला पूरा का पूरा जो इलाका दिख रहा है ये अशोक का साम्राज्य है, तो अशोक का ये साम्राज्य है, तो वो अपना अभिलेख यहीं लगवाएगा कि वहां लगवाएगा? यहीं लगवाएगा। तो जहां जहां अशोक के अभिलेख मिलेंगे तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि नहीं कि मतलब ये पूरा का पूरा क्षेत्र अशोक के कब्जे में था? नहीं। तो जहां जहां अभिलेख मिलेंगे तो उस तरह से शासक के एक तरह से बाउंड्री लाइन का भी पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि ये शासक का क्षेत्र यहां यहां मौजूद रहा था, तो उसका बाउंड्री पता चला, उसका साम्राज्य की सीमाएं पता चली। तो ये अभिलेखों से। अब अभिलेखों की अगर हम बात करें तो सबसे पुराना शिलालेख हड़प्पा शिलालेख है। अब देखो यही इंडस वैली सिविलाइजेशन में लेख मिले हैं, और आज तक हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए। जानते हैं क्यों? इसी कारण, क्योंकि ये पढ़ा पा रहा है कुछ भी, क्योंकि ये जितने अभिलेख हैं ना कैसे हैं? पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफिक मतलब हाँ चित्रात्मक है। ये अभिलेख चित्रात्मक है, चित्रात्मक अभिलेख है। तो चित्रात्मक होने के कारण ही इसे हम लोग पिक्टोग्राफिक, या कारण ही इसे हम लोग अभी तक पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। अब बताइए ना, जैसे ये देखो, ये मछली आकार का दिख रहा है ना, मछली के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। यहां देखिए यू आकार का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। अब यही तो पता नहीं चलता कि ये मछली बनाकर क्या कह रहे हैं, ये यू आकार बनाकर क्या कह रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। इसी कारण अब तक हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना शिलालेख कौन है, तो आप कहिएगा कि हड़प्पा का लेख है, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है ना। तो सर्वाधिक प्राचीनतम, द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इज हड़प्पन इंस्क्रिप्शन, बट इट इज नॉट डेसिफाइड टिल नाउ। सबसे प्राचीन यानी पुराना शिलालेख हड़प्पा शिलालेख है, लेकिन अब तक यह पढ़ा नहीं गया है। अब सबसे प्राचीनतम वह अभिलेख जो पढ़ा गया है, वो तो नहीं पढ़ा गया है, लेकिन पढ़ा जाने वाला अभिलेख किसका है? तो पढ़ा जाने वाला अभिलेख सबसे पहले जो पढ़ा गया है वो बेसिकली मास्की इंस्क्रिप्शन है, यानी मास्की अभिलेख है। ये कहां से मिला है? तो मास्की से मिला है। मास्की से मिला है, इसी कारण इसका नाम मास्की अभिलेख है। सबसे पुराना डेसिफाइड शिलालेख अशोक के शिलालेख हैं, जो जेम्स प्रिंसप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया। 1837 में मास्की, इसको और मैं क्लियर दिखा रहा हूं इस इंस्क्रिप्शन को। मास्की शिलालेख, मास्की अभिलेख, ये कुछ इस प्रकार से लिख लिए, ये इस प्रकार से दिख रहा है। अब बताइए तो हम लोग को कुछ भी पता चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है? नहीं ना। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे घर में बच्चे जब खेलते उलते रहते हैं तो कुछ कुछ इस तरह से डिजाइन बना देते हैं। ये असल में हम लोगों को इसलिए नहीं पढ़ने में हम इसको सफल हैं, क्योंकि यह जो अभी हम लोग जो लैंग्वेज जानते हैं, जो लिपि जानते हैं, अभी हम लोग हिंदी लैंग्वेज जानते हैं और देवनागरी लिपि जानते हैं। तो देवनागरी में लिखा रहेगा तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि ब्राह्मी लिपि है। ये लिपि कौन सी है? ये लिपि ब्राह्मी लिपि है, और ब्राह्मी होने के कारण इसको हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। लेकिन जो विद्वान ब्राह्मी पढ़ते हैं वो जानते हैं। इसी का एक कट यहां पे देखें, जैसे ये ब्राह्मी लिपि में देखिए अशोक लिखा हुआ है, और इस लिपि में ये बुद्ध लिखा हुआ है ना। लेकिन जेम्स प्रिंसप इसको जानते थे, पढ़े थे। एक और अभिलेख आप देखेंगे कंगन हल्ली से प्राप्त हुआ है। कंगन हल्ली अशोक के अभिलेख है, जिस पे लिखा हुआ है रान्यो अशोका, यानी किंग अशोक। रान्यो अशोक यानी किंग अशोक। ये कंगन हल्ली जगह है, कर्नाटक में एक जगह है। ये आईएएस में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 2019 में, आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन बना है, और ये मैंने इमेज वहां से उठाया है। अब यहां पे जरा देखें, ये अशोक है, ये उनकी सेविकाएं हैं, ये छत्र है, और इसी के नीचे यहां पे जैसे देख रहे होंगे रान्यो अशोक लिखा हुआ है। तो आप लोगों से क्वेश्चन आज यही क्वेश्चन पूछा था कि रान्यो अशोक यानी राजा अशोक किस अभिलेख में से प्राप्त होता है, यानी कहां से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपका जवाब क्या था? कंगन हल्ली इंस्क्रिप्शन से।
ये क्वेश्चन था आईएएस में। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है? ये आईएएस का क्वेश्चन है, ये आईएएस में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर inscriptions is Ranyo Ashoka, King Ashoka, mentioned along with the stone portrait of Ashoka? और जवाब क्या था? कंगनहल्ली। ठीक है। क्वाइंस अगर हम बात करें अभिलेखों में, तो क्वाइंस के स्टडी को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। हिंदी इसका होता है मुद्रा शास्त्र। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि अंग्रेजी वाला ही शब्द याद रखिएगा, न्यूमिस्मेटिक्स, क्योंकि इसको ऐसा ही देवनागरी में लिख देगा न्यूमिस्मेटिक्स, है ना। कई बार ये ट्रांसलेट नहीं करता है और ये थोड़ा सा हिंदी वालों के लिए दिक्कत कर देता है। हड़प्पा में हमें कोई भी सिक्कों का प्रमाण नहीं मिला है। ऋग वैदिक एज में भी हमें कोई सिक्कों का प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन लेटर वैदिक एज यानी उत्तर वैदिक एज में हमें निष्क जैसे शब्द मिला है। निष्क, अ लंप ऑफ गोल्ड है, कैन बी ए क्वाइन और एन ऑर्नामेंट। विद्वानों में एक मत नहीं है और ये लोग कहते हैं बेसिकली ये कोई क्वाइन नहीं हुआ था, ये क्वाइन ना होकर ये कोई सोने का टुकड़ा या कोई ज्वेलरी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। बार्टर सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता था, यानी लेन देन में इसका प्रयोग किया जाता था। लेन देन में इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे कुछ सिक्के मैं आपको इमेज दिखाऊं, जैसे ये कनिष्क के कुछ सिक्के हैं। उस समय इस प्रकार से सिक्के हुआ करते थे। अंकोर वाट एक देखेंगे आप। अंकोर वाट ये कंबोडिया में है और ये मंदिर है बेसिकली ब्रह्मा विष्णु महेश का ये मंदिर है। ये बेसिकली भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विस्तार दर्शा रहा है। खमेर शासकों ने इसका निर्माण करवाया। सूर्यवर्मन द्वितीय था बनाने वाला 12वीं सेंचुरी में, जिसे बाद में हम देखते हैं यूनेस्को ने 1992 में इसे मान्यता दे दिया। अंकोर वाट मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित, अंकोर वाट मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित। It was built by the Khmer king Suryavarman II. एक बोरोबुदुर है, रिमेन्स में ये सब आ जाएंगे। मोनुमेंट्स में बोरोबुदुर है, इंडोनेशिया जावा में 9वीं सदी में इसका निर्माण किया गया शैलेंद्र शासकों के माध्यम से और 1945 में यूनेस्को ने इसे मान्यता दे दी। 1945 में यूनेस्को ने इसे मान्यता दी। तो ये जितने थे इन सबको हम लोग किस नाम से जाने? ये सब पुरातात्विक साक्ष्य हैं, यानी पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब हम लोग पहला टॉपिक आज शुरू करें। इतिहास का सबसे पहला टॉपिक जिसे हम स्टोन एज कहते हैं, यानी पाषाण काल। स्टोन एज यानी पाषाण काल। इस स्टोन एज में हम 3 सब टॉपिक देखेंगे। एक हम देखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी मानव उद्विकास। मानव उद्विकास। दूसरा
आइस एज यानी हिमकाल, और तीसरा स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स यानी पाषाण काल, स्टोन टूल्स यानी पाषाण काल। अब एक बात बता, सबसे पहला अब चूंकि स्टोन एज, स्टोन टूल्स यानी पाषाण उपकरण, और इसी पाषाण उपकरणों के आधार पर हम लोगों ने स्टोन एज को 3 हिस्सों में फिर बांटेंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, है ना। सबसे पहले जब हम स्टोन एज की बात करते हैं, कोई भी इतिहास की बात हम करते हैं, तो एक मानव नामक एक प्राणी आता है ना। सबसे पहले इसके बारे में जानना जरूरी होगा, क्योंकि इतिहास इसी की कहानी है। क्यों, है ना। इतिहास में हम पढ़ते क्या है, मानव ने क्या किया। इस स्टोन एज में भी हम यही पढ़ेंगे कि मानव की एक्टिविटीज, मानव ने क्या किया, कब उपकरण बनाया, कब क्या किया, है ना। कैसे उपकरण बनाता था, कैसे घर बनाता था, किस प्रकार से चित्रकारी करता था, यानी एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स की हम अध्ययन करेंगे इसमें, है ना। तो इसलिए पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर मानव आया कहां से, कहां से आया। साउथ अफ्रीका से। और साउथ अफ्रीका में कहां से आया ना, वहां भी तो कहीं से आया होगा। तो देखिए, मानव के उद्भव के संदर्भ में एक बात करते हैं, जब धर्मों के नजरिए से देखेंगे तो आपको लगेगा कि मानव डायरेक्ट डाउनलोड किया गया है। नहीं, तमाम दुनिया के जितने भी धर्म है, सब में आप देखना तो क्या कहेगा कि ईश्वर ने एक पेयर को इस धरती पर भेजा। सुने ना इस तरह से, कहीं पे एडम स्मिथ की बात की जाती है, कहीं पे आदम और हव्वा की बात की जाती है, कहीं पे मनु जैसे बात की जाती है, और यह कहा जाता है कि ईश्वर ने एक पेयर को धरती पर भेजा और उसके बाद उन लोगों की मिलन हुई और उसके बाद में जो जनसंख्या विस्फोट हुआ कि आज इतना हो गया। यही सुने ना। लेकिन क्या इतिहास इसको मानेगा? नहीं मानेगा। इतिहास कहता है कि नहीं, इस डायरेक्ट डाउनलोड नहीं है, ये जो मानव है ये डायरेक्ट डाउनलोड नहीं है, बल्कि इसका उद्विकास हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। और विकास भी कैसे, तो जैसे साइंस पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, यानी एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव के रूप में कन्वर्ट हुए, है ना। पहले इस धरती पर एक कोशिकीय जीव आए, फिर उसके बाद में बहुकोशिकीय जीव। जैसे हम लोग कौन है, मल्टीसेलुलर है ना। तो अब यहां से यहां आने में डेवलपमेंट है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, मेंटोस का गोली देखा आप लोगों ने, खाया है, दिमाग की बत्ती जली थी उसका प्रचार देखिए कि ना, देखिए ना, प्रचार देखो, कुछ सेकंड का प्रचार है लेकिन बड़ा बेहतर तरीके से दिखाने का प्रयास किया उसने। आप देखेंगे कि 2 गधा रहता है और एक को मेंटोस का गोली मिलता है, वो खा लेता है, नहीं, और खाने के बाद में उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और वो दौड़ने लगता है, और वो दौड़ते दौड़ते इंसान बन जाता है। और जो उसका दद्दू था बेचारा, वो नहीं खाया तो गधा के गधा रह गया। बेसिकली मानव का डेवलपमेंट ऐसा ही हुआ है, जो सेकंड में दिखाता है लाखों वर्ष लगे हैं, है ना। तो अचानक नहीं हुआ। तो इस मानव का एक डेवलपमेंट हुआ, और ये भी रहस्य तब उठा जब डार्विन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। डार्विन आता है और डार्विन ने एक किताब लिखी और उसी किताब में इन सारी चीजों को इसने बात की है, ठीक है। और उसमें यह बात की और बताने का प्रयास किया कि नहीं, ये मानव अचानक नहीं आया, बल्कि इसका एक डेवलपमेंट हुआ है। एक लाइन लिखिए इसमें, लिखते चले। इंग्लिश, आप इंग्लिश मीडियम, आप हिंदी मीडियम, चलिए लिखिए यहां पे। इन बायोलॉजी, जीव विज्ञान में, इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ हैज हैपेंड स्लोली। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवों का विकास प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे हुआ, प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे हुआ।
But before 1859, humans were believed to have originated from an early parent. Early parent मतलब मदर फादर, अर्ली पेरेंट। 1859 से पूर्व ऐसा माना जाता था कि मानो किसी प्रारंभिक जनक से विकसित हुआ है, उत्पन्न हुआ है, मानो किसी प्रारंभिक जनक से उत्पन्न हुआ है। लेकिन 1859 में after Charles Darwin's book Origin of a Species, in 1859, it was assumed that humans evolved from primates लिख दिया हूं, primates। लेकिन 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के आने के बाद यह माना गया कि मानव प्राइमेट से विकसित हुआ है। Last point, like other organism, अन्य जीवों की भांति उस पर भी other organism, the rules of nature, ऐसे लिखिए, the rules of natural selection, survival of the fittest, struggle for existence, etc. apply to them, अन्य जीवों की भांति उस पर भी प्राकृतिक चयन, योग्यतम की उत्तरजीविता, अस्तित्व के लिए संघर्ष आदि नियम लागू होते हैं। ठीक है, यानी एक यहां पे डेडलाइन आपको दिखाई दे रहा है 1859 में जब चार्ल्स डार्विन की पुस्तक आई, उससे पहले हमारा विचार अलग था और उसके आने के बाद में विचार अलग हो गया। 59 से पहले हम लोग यही जानते थे कि माता पिता ही इसके जनक हैं और यही आया। तो वही प्रश्न होता है कि मेरे माता पिता, फिर उनके, फिर पहला कौन ना। तो धर्म के हिसाब से तो हम लोग देख रहे थे कि डायरेक्ट आया है और उसके बाद चला,
लेकिन जब 1859 में चार्ल्स डार्विन ने जब लिखा किताब तो इसका रहस्य का उद्घाटन किया इसने और बताया कि ना, ये नहीं है, बल्कि इसका एक डेवलपमेंट हुआ है, और डेवलपमेंट किससे? प्राइमेट से हुआ है ना। प्राइमेट जैसे आप लोग सुने होंगे, वानर सुने हैं, ये बंदर नहीं, दोनों में अंतर है, वानर और बंदर में अंतर है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ उसी टाइप से। जैसे आप लोग देखे होंगे कि रामायण देखे होंगे, तो हनुमान जी को कभी बंदर राजा कहा गया? वानर राजा, है ना। तो बंदर तो आज भी आप देखेंगे, आज भी वो वृक्षों पे उधर कूद मचाते रहता है, इधर उधर रहता है। जो वानर था ना, उसी का डेवलपमेंट हुआ और वही डेवलप होकर आज हम लोग इस रूप में दिखाई देते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे जैसे शुरुआती दौर में आप जैसे देखिएगा, हालांकि यहाँ से चूंकि बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं बनता है, खाली ये चार्ल्स डार्विन के लिए मैंने ये सब किया, चूंकि ये आपके लिए बीपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है, साइंस से भी संबंधित है, किताब का नाम पूछ देता है कि किसने इसकी रचना की, है ना। तो ये याद रखिएगा, इसलिए मैंने बताया। जनरली इंसान आप देखेंगे जैसे पहले ये 4 पैरों से ही चला करता था, नहीं, रामापिथेकस वगैरह देखिएगा वो 4 पैरों वाला है। फिर जब ये मानव धीरे धीरे उठना शुरू किया, अचानक भी नहीं उठा, है ना, तो अब जैसे ये रिब्स की हड्डी मजबूत होने लगी, स्टिफनेस आने लगा, तो ये स्ट्रेट होने लगा। तो उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 पैरों से चलता था ऐसे करके, है ना। फिर इसमें लाखों वर्ष लगेंगे इस सब चेंजेज में, फिर उसमें चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। तो वही ऑस्ट्रेलोपिथेकस जब हमारी तरह एकदम तन कर चलने लगेगा, तो इसी को होमो इरेक्टस कहा जाएगा। इरेक्ट का मतलब तन्ना, तो इसलिए होमो इरेक्टस होगा। जब ये उपकरण वगैरह बनाने लगेगा, तो इसी को होमो हैबिलिस कहा जाएगा। हाथ एकदम फ्री हो जाएंगे, पंजे एकदम फ्री हो जाएंगे, नहीं तो पहले ऐसे थे, चपके हुए रहते थे, शरीर पे खूब बाल होते थे, धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। जबड़ा काफी आगे निकला हुआ रहता था, जो धीरे धीरे अंदर जाने लगेगा। ये सब डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे कि जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस आएगा, होमो इरेक्टस के बाद में निएंडरथलेसिस आएगा जो स्थल की तरफ मूव करेगा, फिर होमो सेपियंस आएगा, और होमो सेपियंस का ही वर्तमान रूप हम और आप हैं, जिसे होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं ना। तो ये एक तरह से मानव का डेवलपमेंट है। इसको आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसको यहां लिखने और देखने की जरूरत नहीं है। आइस एज में सिर्फ इतना आप लोग याद रखिएगा, यहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं होता। आइस एज यानी हेमकाल में इतना रखिएगा कि ये जो शुरुआती दौर का स्टोन एज का आपको फेज है ना, ये बेसिकली बर्फ की चट्टानों से एकदम ढका हुआ था ये धरती, इसलिए यहां पे जीवन सरवाइव करना कठिन था। धीरे धीरे जब यहाँ पे बीच बीच में गर्म हवाएं चली, तो गर्म हवाओं को चलने से क्या हुआ कि इसमें पिघलन हुआ तो पानी पिघलने लगा, बर्फ पिघला तो फिर स्थल मंडल का धीरे धीरे निर्माण होता चला गया। और तब हम देखते हैं कि ये आइस एज के बाद में ही मानव के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन पाई, ठीक है। यहाँ पे उपकरणों के आधार पर हम लोग स्टोन एज के, ये बेसिकली अपना मेन टॉपिक है जहां से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। और आजकल तो नहीं पूछ रहा है, कभी 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको देखें। स्टोन एज को हम लोग 3 हिस्सों में बांट कर देखेंगे, और जैसे मैं चार्ट बना रहा हूं ना, वैसा ही आप लोग भी बनाइएगा। अगर बल्कि आप लोग पेज को अगर हॉरिजेंटली कर लें तो ज्यादा ठीक होगा। एक चार्ट के माध्यम से इसे हम लोग ले चलेंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें? लाइफ।
यानी इन तीनों फेज में हम लोगों को मानव का जीवन ही पढ़ना है कि इस समय मानव का जीवन कैसा था, पुरापसार काल में, मध्यपसार काल में और नवपसार काल में। इस समय का मानव, अब जब पहली बार जब ये मानव इस धरती पर आया, तो आप जरा मुझे बताना कि धरती पर आएगा तो क्या इनके लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या होगी? भोजन। इसके बिना काम चल सकता है? नहीं चल सकता है। अब भोजन की आवश्यकता जब इसको बढ़ी, तो ऐसा तो था नहीं ना कि भोजन खूब बढ़िया से इसके लिए 56 भोग पकवान बनाकर रखा गया हो, या इनके लिए 5 स्टार होटल की व्यवस्था थी। नहीं ना, ये क्या खाएगा? जो इसके वातावरण में होगा वही खाएगा, यानी फल मूल कंद मूल वगैरह का इस्तेमाल करेगा, इन्हीं को से अपना पेट भरने का प्रयास करेगा। जानवर भी खा सकता है? नहीं। तो यहाँ पे जब फल मूल वगैरह खाने का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जब ये जंगली चीजों पर ये निर्भर रहेगा, तो इसका जीवन क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फल है, कोई जंगली फल है, और जंगली फल है, अभी मानव ने इसे भूख लगी और इसको तोड़कर खा लिया, तो क्या सुबह में खाया है शाम को फिर आ जाएगा? नहीं ना, इसको समय लगेगा। तो फिर अब समय लगेगा, जब तक आएगा तब तक मानव तो भूखे नहीं रहेगा ना। तो फिर ऐसा ही फलों की तलाश करेगा कि नहीं? तो ये मानव ऐसा ही फलों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, दूसरे से तीसरी जगह मूव करेगा। और जब ये मूव करेगा तो आपको नहीं लग रहा है कि भोजन की तलाश में यह मानव एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है? नहीं। तो भोजन की तलाश में यहां से वहां भटकना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? किस नाम से जान सकते हैं? इसको हम खाना बदोश कह सकते हैं कि नहीं? है ना। तो एक लाइन में पॉइंट निकल कर आया कि पूरा पसार काल का मानव का जीवन कैसा था, तो कहिएगा फूड गैदरर। फूड गैदरर, फूड गैदरर यानी खाना बदोश। फूड गैदरर यानी खाना बदोश है, यानी भोजन की तलाश में यहां से वहां भटक रहा था। अच्छा, एक बात और समझिए, यहां पर देख रहे हैं पैलियो और लिथिक दो शब्दों से मिलकर बना है। यहां मेजो और लिथिक, और यहां नियो और लिथिक। पैलियो का मतलब भी होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, मेजो का मतलब मध्य और लिथिक का मतलब स्टोन। नियो का मतलब न्यू और लिथिक का मतलब स्टोन। यानी इन तीनों कालों में आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना कौन है, तो वो है, और सबसे नया कौन है, ये है। यानी पूरा पसार, उसके बाद में मध्य पसार, उसके बाद में नौ पसार आता है। ठीक है, तो फूड गैदरर है ये इंसान इस समय, और मध्य पसार काल में भी ये ऐसा ही रहेगा। इस तरह से लिखो तो इसका मतलब कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन इन द लास्ट फेज ऑफ मेसोलिथिक एज सर्टेन चेंज, अंतिम चरण में आकर थोड़ा सा परिवर्तन होता है। और परिवर्तन ये हुआ कि ये मानव सिर्फ अकेले थोड़े आया था इस संसार में। जब वो आया था तो साथ साथ कुछ पशु पक्षी भी तो आए थे, नहीं? तो अब जब पशु पक्षी आए थे तो बताओ, एक साथ साथ जब रहेंगे तो इन लोगों के बीच में एक संबंध स्थापित होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो मानव जब यहां से वहां मूव कर रहा है तो पशु भी साथ साथ मूव किया, और जैसे मानव और पशु दोनों साथ साथ रहने लगे तो इसी को हम लोग डोमेस्टिकेशन कहेंगे कि ना, पशुपालन कहेंगे कि ना। तो आप याद रखना कि मध्य पसार काल में ही मानव ने बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन किया, यानी बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन, यानी पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत। पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत की गई, बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन, यानी पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत की गई। फिर आपसे प्रश्न आएगा कि पालतू बना तो सबसे पहले बार कौन सा जानवर पालतू बना, तो कहिएगा डॉग, डियोजी। सबसे पहला जो पशु पालतू बना है, डोमेस्टिकेट हुआ है, वो बेसिकली कुत्ता था, डॉग था। नवपसार काल की सबसे बड़ी विशेषता थी, इस समय कृषि आया, एग्रीकल्चर आया, कृषि की शुरुआत यहां पे हुई, और कृषि की शुरुआत ने सब कुछ बदल दिया। इसी कारण नवपसार काल को रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, यानी क्रांति का काल भी कहा जाता है। और इसने कैसे कर दिया? अब तक जो जीवन था वो कैसा था? वांडरर था, यहां से वहां भटकने वाला था, और इस कृषि ने जीवन को अस्थायी बना दिया। इस कृषि ने जीवन को अस्थायी बना दिया। कैसे बना दिया? एक बात बताना, जब खेती की बात होती है तो अगर फसल हमने आज यहां पे बोया, बीज बोया, तो क्या आज ही फसल तैयार हो जाता है? कुछ समय लगेगा।
कम से कम 3 से 4 महीना लगना है। अब 3 से 4 महीना जब फसल ये मानव उपजाना सीखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि आज यहाँ पे बीज डालकर फिर भाग जाएगा। वो तब तक मजबूत, जब तक हो नहीं जाता तब तक उसका इंतजार भी तो करेगा, उसको देखेगा भी तो। क्यों भाई? क्योंकि अगर ना देखेगा तो कोई दूसरा जानवर नुकसान पहुंचा सकता है, या दूसरा जानवर नुकसान नहीं तो दूसरा मानव उसको खा सकता है। इसलिए वो उसकी हिफाजत करने का पूरा प्रयास करेगा, और करेगा तो उसके लिए एक ही जगह पर रुकना पड़ेगा उसे। अब एक जगह पर रुकना यानी 3-4 माह ही सही, एक ही जगह पर रुकने की प्रक्रिया, यानी आप नहीं कहेंगे कि मानव जीवन में ठहरा हुआ रहा था। अब तक क्या था कि भोजन की तलाश में मानव यहां से निकला, वहां निकला, वहां से वहां, वहां से वहां, इसको पता ही नहीं है कि हम कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। तो जीवन वांडरर है, ठीक है। लेकिन कृषि आने के कारण जीवन एक ही जगह पे अस्थायी हो गया। तो अस्थायी जीवन की शुरुआत कृषि ने किया कि नहीं किया, है ना? तो याद रखना कि इसी नवपाषाण काल में हम देखते हैं कि जैसे खेती आया, खेती आते ही सेटल्ड लाइफ की शुरुआत कर दी। सेटल्ड लाइफ यानी अस्थायी जीवन की शुरुआत। सेटल्ड लाइफ यानी अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई। और जैसे अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई, यानी मानव जब अब रुकने लगा, एक ही जगह सही रुका तो सही, और रुकने को ही हम लोग कहते हैं कि जीवन अस्थायी हो गया। तो अब अस्थायी हुआ तो नए नए कैरेक्टर का डेवलपमेंट। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फसल हमने उगाया और हम यहाँ पे रुके हैं, इसलिए हैं कि अपने फसलों को देखने के लिए। अब प्राकृतिक वातावरण भी तो है, अब धूप भी बारिश भी सब मिल रहा है, नहीं सब मिलेगा। अब मैं इतना मूर्ख थोड़े हूं कि जैसे यहाँ पे फसल मानव ने लगा दिया और चुपचाप वहां पे खड़ा हो रहा है, उसे धूप भी मिल रहा है, उसे वर्षा भी मिल रही है ना। तो धूप और वर्षा से बचने का प्रयास करेगा कि ना? और धूप और वर्षा से जो बचने का इसने प्रयास किया, तो उस बचने के लिए क्या करेगा? या तो गुफाओं में छिपेगा, नहीं, या फिर अगर गुफाओं में नहीं छिपता तो कुछ जंगलों से घास फूस लेकर आएगा, कुछ टहनियां लेकर आएगा, वहीं पे उसे हला देगा और उसके ऊपर शेल्टर का निर्माण कर देगा, जिसमें वो छुप सकता है, धूप और वर्षा से बच सकता है। तो जो कुछ भी स्ट्रक्चर बनाया है, ये बताइए उस समय के लिए इसका ये घर होगा कि नहीं? तो फिर अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि मानव ने घर कब बनाया, नहीं बोले ठीक है। जैसे ही जीवन अस्थायी हुआ, यहीं पे इसने क्या बनाया? हट, यानी झोपड़ी का निर्माण। और यही झोपड़ी इसका उस समय का सबसे शानदार घर होगा, लग्जरियस होम होगा। बड़ा खुश होगा बेचारा, क्योंकि अपने हाथों से इसका निर्माण किया है ना। आज के तरह तो नहीं होगा, लेकिन अपने जमाने में आज से कम भी नहीं होगा। चाहे तो आप लोग नहीं पिएंगे। तो बड़ा शानदार घर बनाता है बेचारा, हट बना लिया। अब जरा बताइए तो ये जीवन अस्थायी किसके कारण हुआ? कृषि। घर क्यों बन रहा है? कृषि। तो ये सारा जड़ कृषि है कि ना? अगर ये ना होता तो ये सब डेवलपमेंट होता नहीं होता ना। तो जैसे कृषि आया, कृषि ने घर अस्थायी जीवन कर दिया और अस्थायी जीवन ने घर का निर्माण कर दिया। अब जैसे हट यानी झोपड़ी यानी घर का निर्माण होगा, तो अब इसमें रहेगा। दिन में तो रुक जाता है, लेकिन रात में नहीं रह पाता। रात में क्यों नहीं भाई? इसको डर लगता है। डर क्या लगता है? कहीं भूत ना पकड़ ले। अकेले डरते हैं हम लोग, डर लगता है कि ना? भूत होता है, होता है होता है भूत, नहीं मालूम? देखो, वो हम भी मानते हैं भूत नहीं होता, लेकिन डर लगता है कि ना? तो डर लगता है, तो ये भी बेचारा डरता है। डरता है तो ये याद रखना, ये भूत से नहीं डरता, ये तो हंसने के लिए मैं बोला। बेसिकली ये डरता है खतरनाक पशुओं से। हाँ, जंगली जानवर जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, भेड़िया हो गया, हाथी हो गया ना। दिन में तो देख लेगा कि कौन किधर से आ रहा है। रात में मान लो ये इसी तरह से झोपड़ी बनाकर सो रहा है और बाघ ने हमला कर दिया, कहां भागेगा रात में ये ना? तो इसलिए ये डरता है। तो डरेगा तो क्या करता है? जो इसके सब जो मित्र बंधु जितने थे, जिनके साथ में ये घूमा करता था, शिकार उगार करता था और फिर अपने अपने रास्ते हो जाता था, उनसे जाकर कहेगा कि क्या कहां जा रहे हो? शाम होते ही तो बोलेंगे कि कोई वृक्षों पे, कोई गुफाओं पे, यही तो रहने का जगह है। तो कहता है कि ना ना मत जाओ, देखो मैं कितना लग्जरियस होम बनाकर रखा हूं, चलो साथ में रहेंगे। ये मत समझना कि ये दया कर रहा है, ये डरा है।
इसलिए बुला रहा है कि चलो साथ में रहेंगे ना, और उसको बुलाता है कि चलो हम लोग साथ में रहेंगे। तो साथ में रहने के कारण जब आएंगे तो इसी को हम लोग कहें ना ग्रुपिंग शुरू हो गया नहीं। और जब इसी को हम कहते हैं कि ग्रुपिंग शुरू हो गया, ग्रुपिंग होने लगा, तो ग्रुपिंग होने लगा इसका मतलब क्या हुआ, एक साथ लोग रहने लगे। और एक साथ रहेंगे तो मेल और फीमेल सभी रहेंगे, और जब सभी रहेंगे तो जरा बताइए यहां पे परिवार की संकल्पना आएगी कि नहीं। तो पहली बार पूछा जाए कि परिवार कब बना, तो नवपाषाण काल यानी फैमिली का कॉन्सेप्ट। पहली बार परिवार यानी फैमिली का कॉन्सेप्ट इसी समय, परिवार की संकल्पना इस समय आई। अब परिवार है तो अब आप जानते हैं कि पहले की अपेक्षा ज्यादा अब लोड बढ़ गया। पहले इसके पास में मान लो इतने जमीन था और इतने में ये अपना फसल वगैरह उपजाता था, काम चला लेता था। अब परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ चुकी है, इतने में काम चलेगा नहीं, तो ये आसपास के जंगलों को जला देता है और क्षेत्र का विस्तार करता है, और सारे परिवार मिलकर यहां पे खेती करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग मिलकर खेती करना शुरू करेंगे। अब जैसे यहां पे खेती करना शुरू करेंगे तो आप जानते हो ना, कृषि में जितना ज्यादा श्रम लगाइएगा उत्पादन उतना ज्यादा होगा। अब मान लीजिए आवश्यकता है 8 केजी का और उत्पादन 10 केजी हो गया, 2 केजी क्या बचा, सरप्लस। तो क्या करेंगे, 2 केजी को फेंक देंगे, नहीं ना, हाँ सबसे पहले स्टोर करेंगे। तो फिर आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब स्टोर करने की आवश्यकता महसूस हुई तो इन्होंने क्या किया, बर्तनों का निर्माण किया। तो यही समय है जब इन्होंने परिवार आया, और परिवार के बाद में इन्होंने यूज ऑफ पोट्री यानी मृदभांड का प्रयोग किया, मृदभांड का निर्माण। तो आप लोगों से पूछा जाए कि मृदभांड कब बने या इसका मानव ने निर्माण कब किया, नवपाषाण काल। और परिवार बनेगा तो यही परिवार, आपको याद होगा विलेज लाइफ की भी तो शुरुआत कर सकता है ना, यानी ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन की भी शुरुआत कर दिया। अब आप मुझे बताओ, ये सब फैक्ट है। आप लोगों से क्वेश्चन आता है पीसीएस में, बीपीएससी वगैरह के लिए, कि कृषि कब आया, नवपाषाण काल। सेटल लाइफ कब हुआ, नवपाषाण काल। झोपड़ी कब बना यानी घर कब बना, नवपाषाण काल। परिवार कब बना, नवपाषाण काल। मृदभांड कब बना, नवपाषाण काल। ग्रामीण जीवन की शुरुआत कब हुई, नवपाषाण काल। इसको रटने की जरूरत पड़ी, ये सब फैक्ट है। मैंने कुछ नहीं किया, सारे फैक्टों को अपने तरफ से एक कहानी बनाया और कहानी बनाकर इनको इसमें शामिल कर दिया, जिसके कारण आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब अगर आपसे आपको मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि रात को 12 बजे भी कोई उठकर आकर आपसे कहे कि बताओ कृषि कब, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सिर्फ कृषि ही नहीं बताओगे बल्कि ये भी बताओगे देखो जैसे खेती आया ना तो जीवन अस्थायी हो गया, अस्थायी जीवन ने घर का निर्माण कर दिया, घर के निर्माण ने परिवार बना दिया, परिवार ने ग्रामीण जीवन की शुरुआत कर दी, परिवार ने मृदभांड का निर्माण करा दिया। याद रहा, भूलेंगे कभी। ऐसा ही कोरिलेट करके हम लोगों को फैक्टों को देखना है। तो जितने फैक्ट्स वगैरह मिलेंगे ना उन सबको हम लोग इसी तरह से कहानी के माध्यम से लेकर चलने का प्रयास करेंगे। अब एक सिर्फ पॉइंट मैंने अभी अब तक बनाया जीवन के बारे में, और उसे लेकर यहां तक हम चले। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। दूसरा पॉइंट, अब देखिए इसका फूड एंड टूल्स यानी भोजन और उपकरण। यह इंसान क्या भोजन करता है और कौन से उपकरण का प्रयोग करता है। भोजन इतना बढ़िया करता है कि बड़ी मुश्किल से आज भी हमें नसीब ऐसा होता है। और क्या कर रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, खूब फल खा रहा है, फ्रूट्स का प्रयोग करता है। लेकिन यह भी आप जानते हैं ना कि लगातार सिर्फ इंसान एक ही चीज कैसे खा सकता है। जैसे आप ही हम ही लोग कभी व्रत वगैरह करते हैं तो इस तरह से फल उल खाते हैं, लेकिन आपसे कहा जाए सुबह शाम दिन रात रोटी 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 या फल 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 खाइए, खा पाएंगे? दिमाग थक जाएगा कि ना, नहीं। तो ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कत होगी। तो यहां भी इसे चेंज चाहिए।
तो ये फ्रूट्स जब खा रहा है और थका है, तो अब ये क्या करे, तो देखा कि है क्या वातावरण में, तो देखा कि कुछ टहल रहे थे, कौन, पशु जानवर, तो बोला हाँ इन्हीं का पार्टी बनाएंगे। तो यही समय था जब फ्रूट्स के साथ साथ इसने एनिमल को भी खाना शुरू किया। और एनिमल में कौन से, तो बिग बिग एनिमल, बिग बिग माने बड़े बड़े एनिमल। और बड़े बड़े एनिमल का मतलब ये मत समझना कि हाथी को खाएगा, बड़े बड़े का मतलब जैसे बैल हो गया, भैंसा हो गया, हिरन हो गया, सुअर हो गया, इनका ये शिकार करता है। तो इस आधार पर इसके टूल्स भी कैसे होंगे, बिग बिग यानी बड़े बड़े उपकरण, बड़े उपकरण। टूल्स का मतलब उपकरण, बड़े उपकरण का प्रयोग करता है। यहां पे फ्रूट्स यानी फल के साथ साथ एनिमल यानी पशु, और पशु में बिग के साथ साथ स्मॉल भी। अब छोटे पशु का भी शिकार करने लगा, तो इसलिए इसके टूल्स भी कैसे हो जाएंगे, स्मॉल टूल्स। और इस स्मॉल टूल्स को किस नाम से जानते हैं, हिंदी में भी ऐसे ही लिखना, माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स टूल्स का प्रयोग करता है ये इस समय। यहां पे फ्रूट्स प्लस एनिमल, एनिमल में बिग प्लस स्मॉल, और प्लस ग्रेन्स यानी अनाज, ग्रेन्स यानी अनाज। और उपकरण स्मॉल प्लस पॉलिश्ड, स्मॉल प्लस पॉलिश्ड। पॉलिश्ड मतलब पॉलिश किए हुए। ड्रेस क्या पहनता है, माइक्रोलिथ्स। हाँ, ये टूल्स का नाम है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और लिथ का मतलब होता है स्टोन। इसका मतलब होता है छोटे सूक्ष्म पत्थर के औजार, सूक्ष्म पत्थर के, सूक्ष्म पत्थर के औजार। मॉडर्न से चूंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए उसको मैं जब बच्चे सब आ जाएंगे, जैसे इस बार भी अब देखिए 35 में से 20 क्वेश्चन तो आपका मॉडर्न इंडिया के ही हैं, और 10 क्वेश्चन एंसेंट मेडिवल से, और 5 क्वेश्चन बिहार स्पेशल है। 5 ही है इस बार। एक आपका मध्यकाल से, सॉरी एंसेंट से पूछा है, और 4 क्वेश्चन आपका इस मॉडर्न इंडिया से है। तो इसलिए वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो 4 नवंबर से जो 4 घंटे की क्लास शुरू होगी ना, तब तक हम लोग एंसेंट और मेडिवल से, चूँकि बहुत कम आता है जनरली, आप देखेंगे तो ज़्यादा हम लोग को फोकस मॉडर्न इंडिया पे करना है, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठता है। देखिए अगर स्ट्रेटजी के हिसाब से, हाँ टाइम यही रहेगी, टाइम एक्सटेंड कर जाएगा। जैसे अभी 2:30 से 5 है, और वो आ जाने के बाद में फिर, सॉरी 2:30 से 4:30 है, 4:30 से फिर 6:30 बजे तक हो जाएगा। बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक रहेगा चाय पानी पीने के लिए। तो सूक्ष्म पत्थर के औजार इसका मतलब होता है। लेकिन क्यों लिखा मैं इंग्लिश में और हिंदी में, क्योंकि आपसे जब भी विकल्प बनाता है ना, क्वेश्चन पूछता है, तो कभी आज तक मैंने देखा लिखा हो सूक्ष्म पत्थर के औजार किस समय क्या है। वो हिंदी और इंग्लिश में ऐसा ही लिख देता है, माइक्रोलिथ्स टूल्स,
माइक्रोलिथ उपकरण किस समय के हैं? तो आपका जवाब क्या होता है? मध्य पशार काल। ड्रेस अगर हम देखें कि आखिर ये ड्रेस क्या पहनता है, तो बड़ा लग्जरियस ड्रेस पहनता है ना, इतना लग्जरियस पहनता है कि शुरुआती दौर में कुछ पहनता ही नहीं, ड्रेसलेस है ना। लेकिन इसी पूरा पशार काल के अंतिम चरण में आते आते इसको सतबुद्धि का विकास हुआ और तब ये सोचा कि यार कुछ पहन लेते हैं ना, और कुछ पहन लेते हैं तो ये क्या पहनेगा, इस समय जो होगा वही पहनेगा ना। तो वृक्षों की पत्तियां और वृक्षों के छाल उसका इस्तेमाल करेगा। तो जैसे लिफ एंड बार्क, वृक्षों की पत्तियां और वृक्षों के छाल का प्रयोग करता है, वृक्षों की पत्तियां और वृक्षों के छाल का प्रयोग करता है। यहां पे आप आएंगे तो ये तो रहेगा ही, यानी लिफ और प्लस बार्क यानी वृक्षों की पत्तियां और वृक्षों के छाल। इसके अलावा एनिमल स्किन यानी पशुओं के खाल, स्किन यानी पशुओं के खाल, एनिमल स्किन यानी पशुओं के खाल। अब यहां पे पशुओं के खाल कोई भी ये पहनेगा कैसे? जो बड़े बड़े पशु मारेगा तो मारने के बाद उसका मांस तो खा जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला जो त्वचा है उसको ये निकालेगा, पूरी साबुत निकाल लेता है। एक बात ये भी याद रखना, यहां पे नहीं निकाल पाता, जानवर तो यहां भी खा रहा था, लेकिन यहां इसके खाल नहीं निकाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके उपकरण कैसे हैं? बड़े हैं। और बड़े उपकरण से, अब मांसाहारी हैं आप लोग, आप दोनों लोग बकरा कटते हुए देखा है, खरीदने गए होंगे, तो बकरा को काटने के बाद में उल्टा लटका देता है और पूरा त्वचा जो निकालता है वो उसके लिए एक छोटा सा चाकू का प्रयोग करता है। एक हाथ से ऐसे पकड़ के धीरे 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 धीरे, देखिए ना, और जो काटा है वो बड़ा है, उस बड़े वाले उपकरण का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उससे कट जाएगा, कटफट हो जाएगा, और छोटे चाकू से आसानी से निकाला जा सकता है। यहां भी वही कॉन्सेप्ट बैठा। मध्य पशार काल में इसने छोटे उपकरण बनाना शुरू कर दिया, है ना, और छोटे उपकरण 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर के बीच में है, इतने छोटे छोटे हैं। तो छोटे उपकरणों से इसका त्वचा निकालना आसान हो जाएगा कि ना। यहां पे क्या होता है, पूरा पशार में कट फट जा रहा है, इसलिए इसको नहीं पहन पा रहा है। अब यहां पे छोटे उपकरण आने के कारण पूरा निकाल ले रहा है, और पूरा निकालने के बाद में उसको सुखाएगा, धोएगा, सुखाएगा, छाल बन जाएगा और फिर खाल बन जाएगा, और उसको लपेटने का प्रयास करता है। और ये परंपरा तो आप जानते हैं अपने भारतीय संस्कृति में भी है, जैसे भगवान भोलेनाथ मृग छाल दिखा। अब मृग छाल पहनने का सीधा मतलब क्या हुआ कि निकालने की प्रोसेस करने की प्रक्रिया है, और ये पहली बार कब दिखाई दे रहा है? मध्य पशार काल में। और ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि छोटे उपकरण आए, इसलिए ऐसा हो पाया। यहां पे चूंकि अब कृषि हो चुका है, इसलिए अब यहां पे ये मानव कॉटन का इस्तेमाल करेगा, यानी सूती वस्त्र, और वूलन का प्रयोग करेगा, यानी ऊन का प्रयोग करता है। सूत और ऊन का प्रयोग करता है, सूत और ऊन का प्रयोग करता है। फायर, आग, आग तो यहीं पे है, पूरा पशार काल में ही है, यहीं पे आग है, मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। आग है, लेकिन वो आग लगेगा कैसे, उस पर कंट्रोल कैसे होगा, ये समस्या थी। उसी को हम लोग कहेंगे यूज या डिस्कवरी ऑफ फायर। तो आप कहिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ फायर जब पूछा जाए तो कहिएगा पूरा पशार काल ही है, लेकिन जब यूज ऑफ फायर पूछा जाए तो लिखिएगा इसमें यूज ऑफ फायर विथ द हेल्प ऑफ चकमक स्टोन। चकमक पत्थर की सहायता से आग का प्रयोग, चकमक पत्थर की सहायता से आग का प्रयोग।
चकमक पत्थर की सहायता से आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल में, और यहां पे आग तो होगा ही होगा, डेवलप होगा पूरी तरह से। विल यानी चाक, विल यानी चाक, विल यानी चाक, पहिए का प्रयोग। यहां पे हमें पहिए का प्रयोग नहीं दिखाई देता। पहली बार पहिए का प्रयोग इंसान ने मध्य पाषाण काल में किया, और किस लिए? तो वस्तुओं को ढोने के लिए, है ना, फॉर गुड्स, वस्तुओं को ढोने के लिए पहिए का प्रयोग। यहां पे फॉर गुड्स एंड मेकिंग पॉटरी, यानी वस्तुओं को ढोने तथा मृदभांड बनाने के लिए, तथा हाँ बर्तन बनाने के लिए, मृदभांड बनाने के लिए। अच्छा, जानते हैं यहां पे कैसे करता है? ये इस तरह से एक दो पहिया ले लिया, 6 क्लास की एनसीईआरटी में दिया है, और इसमें इस तरह से होल्ड कर देता है और इस पे डंडा फंसा देता है, ठीक है, और इस प्रकार से, और ये वाला जो इलाका है इस पे कोई भी सामान रखकर उसको मूव करता है। इस समय यहाँ पे यही पहिए का प्रयोग ये कर देगा, किस लिए? मृदभांड बनाने के लिए, ठीक है। तो मृदभांड बनाने के लिए जब पूछा जाए कि पहिए का प्रयोग है तो नवपाषाण काल, और वस्तु ढोने के लिए पहिए का प्रयोग पूछा जाए तो मध्य पाषाण काल। एक और देखिए, क्या यहाँ पे मिसाइल है यानी प्रक्षेपास्त्र? नहीं है, याद रखना, यहां पे नहीं है, लेकिन यहां पे है, और यहां भी है। लेकिन यहां पे मिसाइल कहने का मतलब वर्तमान का अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल मत समझिएगा, तीर धनुष है ना, बो एंड एरो। धनुष तीर है ना, धनुष तीर का प्रयोग, यही इस समय का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। धनुष तीर यहां पे तो होगा ही होगा, पूरी तरह से डेवलप होगा। मानव कलाकार भी है, तो कला का साक्ष्य है यहीं पे पेंटिंग का, यानी चित्रकला पहली बार पूरा पाषाण काल में ही आई। और चित्रकला का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो कहिएगा भीमबेटका, भीमबेटका में चित्रकला यहां पे मेसोलिथिक एज में एकदम रहेगा और नवपाषाण काल में एकदम रहेगा। मजे की बात यह है कि इसी भीमबेटका से पूरा पाषाण काल की चित्रकारी, मध्य पाषाण काल की चित्रकारी और नवपाषाण काल की चित्रकारी तीनों प्राप्त हुए हैं। यानी भीमबेटका में याद रखिएगा तीनों कालों की चित्रकारियां हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तीनों समय की चित्रकारियां यहां पे है। और इसी कारण इस भीमबेटका की गुफा को 2003 में यूनेस्को ने इसे शामिल कर लिया, विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया। भीमबेटका की गुफा को 2003 में यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। रिलीजन होगा क्या? नहीं होगा ना। देखिए, रिलीजन की बात अगर जब हम करते हैं तो यहां पे वर्तमान की तरह धर्म नहीं दिखाई देता, बट प्राकृतिक शक्तियां है ना। तो यहां पे लिखिएगा कि बिलीव इन नेचुरल फोर्सेस, यही धर्म है, नेचुरल फोर्सेस।
यानी प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास, प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास। ठीक है, प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास। यहां भी सेम रहेगा और यहां पे फेथ इन नेचुरल फोर्सेस, यानी प्राकृतिक शक्तियों में आस्था। याद रखना, आस्था और विश्वास में अंतर होता है। विश्वास में शक हो सकता है, लेकिन आस्था प्योर होता है। और जब आस्था हो जाए तभी तो धार्मिक गुरु ना कहते हैं हैव फेथ इन गॉड, ईश्वर में आस्था रखो, विश्वास नहीं, विश्वास टूट जाता है। तो जब आस्था की बात होगी तो जरा बताइए आइडल वर्शिप आ जाएगा कि ना। तो यही से पहली बार मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा की संकल्पना पहली बार यहीं पे दिखाई देगी, आइडल वर्शिप, है ना। नवपाषाण काल में ही पहली बार मूर्ति पूजा की संकल्पना आती है। दूसरी बात, यही वो नवपाषाण काल होगा जब इंसान, इससे पहले जब मरता था इंसान तो ऐसा ही फेंक देते थे, बालू वालू में ढक जाते थे, पशु पक्षी खा जाते थे। लेकिन नवपाषाण काल में जब आया ना मानो, तो अब कोई मरता है तो उसको फेंकता नहीं है, बल्कि उसके लिए कब्र बनाता है, उसमें उसको डालता है, उसके साथ उसका जो मित्र, उसका पशु पक्षी है उसको भी डालेगा, जो इसका अनाज सरप्लस है वो भी डाल देगा। और इस उम्मीद में डालता है कि ये मर नहीं रहा, बल्कि इस दुनिया से निकलकर किसी और दुनिया में जा रहा है। नहीं तो जब वहां जा रहा है तो इसके साथ साथ इसका पशु और इसका अनाज भी उसको मिल जाएगा। तो जरा बताओ, हाँ मार के डाल देगा मार के। इसी कारण तो जैसे कश्मीर में आप देखिएगा जगह है बुर्ज होम, वहां से हमें कुत्ता और मालिक इंसान दोनों को एक साथ दफनाया गया है। तो इससे पता चलता है कि इस दुनिया के अलावा अगले दुनिया में भी ये विश्वास करता था। क्लियर है। तो यहां पे कब्र वगैरह का कॉन्सेप्ट हमें नवपाषाण काल में आपको दिखाई देने लगता है। क्लियर है। देखिए आज पहली क्लास थी इसलिए आज हम इतना ही रखते हैं, है ना, और फिर हम लोग आगे मिलेंगे।